बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैट्रिक क्लास न्यू फिज़िक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 10 जनरल वेव्स प्रॉपर्टीज़ के टॉपिक 10.3, 10.4 एंड आई थिंक 10.5 है बॉल एंड बॉल सिस्टम। ठीक है, ये तीन हैं। अच्छा, यहाँ इन तीनों को बताने का असल मकसद क्या है? ठीक है, देखें, जो चीज़ बताई गई है उसको बहुत अच्छी तरह समझने की कोशिश करें। फिज़िक्स जो है वो रट्टे की चीज़ नहीं है। एक बार आप एक चीज़ को समझ लें तो आगे आपके बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से काम आ सकती है। कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करें, बहुत इजी होते हैं और मैं इंशाल्लाह बहुत आसान तरीके से इजी प्रेजेंटेशंस के ज़रिए, जहाँ बुक में चीज़ समझ में ना आ रही हो, मैं आपको उसको इजी प्रेजेंटेशंस के ज़रिए समझाऊंगा। ठीक है ना। यहाँ असल में बेसिकली आपको समझाया जा रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, ये क्या चीज़ है? ठीक है, और उसके बाद सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ साथ ये बात बताई गई है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन हमें किन किन चीज़ों में देखने को मिलता है। ठीक है, तो पहले हम ये समझ लें कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है। अच्छा, सिंपल हार्मोनिक मोशन के बाद इन्होंने फौरन पीरियोडिक मोशन की एक हेडिंग लगाई है और फिर दोबारा नीचे सिंपल हार्मोनिक मोशन की हेडिंग अलग से लगाई है। ऐसा क्यों? वजह उसकी यह है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है ना, वो एक पीरियोडिक मोशन होता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन एक पीरियोडिक मोशन होता है। हर सिंपल हार्मोनिक मोशन एक पीरियोडिक मोशन होगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर पीरियोडिक मोशन एक सिंपल हार्मोनिक मोशन हो। ये बात समझने की ज़रूरत है। मैं दोबारा कहता हूँ, हर सिंपल हार्मोनिक मोशन पीरियोडिक मोशन होगा, लेकिन हर पीरियोडिक मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, पीरियोडिक मोशन पहले हम देख लेते हैं वो क्या है। अ मोशन रिपीटिंग इटसेल्फ इन एन इक्वल टाइम इंटरवल इज रिफर्ड टू एज पीरियोडिक और ऑस्किलेटरी मोशन। ठीक है, पीरियोडिक मोशन क्या है कि पीरियोडिक मोशन असल में है रिपीटिंग मोशन। ठीक है, हर वो मोशन जो रिपीट कर रहा हो अपने आप को टाइम इंटरवल में, इक्वल टाइम इंटरवल में, वो पीरियोडिक या ऑस्किलेटरी मोशन कहलाती है। दो चीज़ें याद रखें। अब देखें, मैं एक मिसाल देता हूं आपको ज़मीन की। ज़मीन भी एक ख़ास वक्त लेती है, इक्वल टाइम इंटरवल है जो 365 डेज होता है ऑलमोस्ट, ज़मीन के गिर्द घूमती है और वो चक्कर उसका बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, सूरज के गिर्द ज़मीन का। ठीक है, ये एक पीरियोडिक मोशन है, लेकिन ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्यों नहीं है यह मैं अभी आपको समझाता हूँ। ठीक है, पीरियोडिक मोशन इसलिए कि इसका मोशन रिपीट हो रहा है बार बार, वही एक चक्कर है जो ये बार बार लगा रही है सूरज के गिर्द। ठीक है, और टाइम भी इक्वल इंटरवल टाइम ले रही है। ठीक है, जो ऑलमोस्ट 365 डेज है। ठीक है, तो ये पीरियोडिक या ऑस्किलेटरी मोशन है। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गया पीरियोडिक मोशन। अब हम आते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरफ। ठीक है, बुक में जो चीज़ लिखी है उसको समझने से पहले मैं आपको एक प्रेजेंटेशन दिखाता हूं ताकि बहुत अच्छी तरह आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। ठीक है, तो बुक को देखने से पहले हम जाते हैं एक प्रेजेंटेशन की तरफ। ठीक है, ये एक प्रेजेंटेशन है आपके सामने सिंपल हार्मोनिक मोशन की। ठीक है, अब इसमें क्या है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हो सकता है कि आपकी बुक में ना हो तो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे, लेकिन जो चीज़ें कंसिडर करने की हैं, जो आपके कोर्स में बताई गई हैं, आपके लेवल के अंडर में हैं, तो वो मैं इंशाल्लाह आपको समझाऊंगा। देखें, दो बातें याद रखें। एक तो ये कि सिंपल हार्मोनिक मोशन वो मोशन होता है जिसमें फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये x जो है ना, ये डिस्प्लेसमेंट है, या जिसको आप डिस्टेंस कह लें। ठीक है, फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के या नेगेटिव ऑफ डिस्टेंस के। ठीक है, अच्छा, डायरेक्टली प्रोपोर्शन क्या चीज़ है, ये कॉन्सेप्ट आपको वैसे होना चाहिए, पता होना चाहिए। पिछली क्लासेस में भी, मैट्रिक में है, 9th क्लास में भी आपने बहुत सी चीज़ें पढ़ी हैं। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन ये होता है कि जब एक चीज़ बढ़े
तो दूसरी चीज़ बढ़े, जब एक चीज़ कम हो तो दूसरी चीज़ कम हो। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। और इनवर्स प्रोपोर्शन होता है कि एक चीज़ बढ़े तो दूसरी ज़्यादा हो, एक बढ़े तो दूसरी कम हो, उल्टा हो जाए। ठीक है। अच्छा, एक तो ये कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के, एक चीज़, और दूसरे ये कि एक्सेलरेशन जो है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के। जिस मोशन के अंदर ये दो चीज़ें पाई जाएं वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। ठीक है, अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये है क्या चीज़। देखें, ये एक स्प्रिंग लगी है। ठीक है, ये एक स्प्रिंग है। स्प्रिंग के आगे हमने ये वेट लगाया हुआ है, मास लगाया हुआ है। ठीक है, अब इस मास को हम खींचते हैं एक खास डिस्टेंस तक। ठीक है, तो हम इसको छोड़ते हैं। जब हम इसको छोड़ते हैं तो ये अपनी इस पोजीशन से भी मजीद आगे जाता है। यानी क्या करेगा, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे, यूं 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 ये मूव करता रहेगा। ठीक है, अब इसकी जो असल पोजीशन जहां पे ये था वो यहाँ अप्रोक्सीमेटली यहाँ बन रही है। ये इससे इस तरफ जाता है। ठीक है, स्प्रिंग की वजह से, फिर इस तरफ आता है। ठीक है, फिर इस तरफ जाता है, फिर इस तरफ आता है, मीन पोजीशन पे आने की कोशिश करता है। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, अब देखें हम, ये मास है, ठीक है, जो लगा हुआ है, ये यहाँ पे था, हमने इसको यहाँ से, ये पॉइंट है, हमने इसको यहाँ से यहाँ तक खींचा, ये हमने इसको डिस्प्लेसमेंट कराई। ठीक है, तो जब हमने इसको डिस्प्लेसमेंट ये कराई, अभी हम इसको पकड़े हुए हैं, इसमें एक फोर्स एक्सर्ट होती है जो इसको खींचती है इस डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन की तरफ। ठीक है, हमने उस फोर्स को रोक के रखा हुआ है इसको पकड़ के। जैसे ही हम इसको पकड़ेंगे वो फोर्स इसको वापस उस तरफ खींच के लेकर जाएगी। ठीक है, ठीक है, अब ये उस तरफ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट उधर करेगा। जब ये इधर आ जाएगा तो फिर फोर्स उसको इस तरफ लेके जाएगी। डिस्प्लेसमेंट इसकी इधर हो रही है तो फोर्स उधर जाएगी, फिर डिस्प्लेसमेंट इसकी इस तरफ हो रही है तो फोर्स उधर लेके जाएगी। यानी ये कि डिस्प्लेसमेंट जो जगह ये चेंज कर रही है वो जिस डायरेक्शन में होगी, फोर्स उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, ये बात यकीनन आपको समझ में आ गई होगी। उसी फोर्स की वजह से वो एक खास पोजीशन तक जाकर वापस फिर पलटता है। ठीक है, अच्छा, ये चीज तो हो गई। ठीक है, अब इतना तो हमें समझ में आ गया कि फोर्स जो है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में उसको लेकर जाता है। अच्छा, जितना डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, जितना डिस्टेंस बढ़ेगा, फोर्स उतनी ज्यादा एक्सर्ट होगी। ठीक है, फोर्स उतनी ज्यादा उसको आगे लेकर जाएगी, उतनी ज्यादा उस तरफ, उतनी ज्यादा उस तरफ, उतनी ज्यादा उस तरफ लेकर जाएगी। ठीक है, इट मींस कि जितनी डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगी उतना फोर्स बढ़ेगा। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स है डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से ही डिस्प्लेसमेंट के साथ नेगेटिव आ गया। तो यहाँ तक जो बात है वो यकीनन आपके समझ में आ गई होगी। सिंपल हार्मोनिक मोशन वो होता है कि जब एक चीज़ मीन पोजीशन पे, अपनी रेस्ट पोजीशन पे है, उसको जब हम एक ख़ास पोजीशन तक खींचें तो फिर वो उस मीन पोजीशन की तरफ वापस आने की कोशिश कर, उस कोशिश में उससे आगे निकल जाए, फिर वहाँ से वापस आए, इस तरफ जाए, ठीक है, इस तरफ निकल जाए, फिर वापस आए, इस तरफ निकल जाए। ये वाली जो मोशन है, ये वाला मोशन जो है, ये कहलाता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। और उसमें होता क्या है कि जितना डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही ज़्यादा फोर्स होगा, और जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा उस चीज़ के ऊपर जो फोर्स लग रही है, जो उसको वापस मेन पोजीशन पे लेकर आने की कोशिश कर रही है, वो उस डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। यहाँ तक हो गई फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की बात। ठीक है, दूसरी बात जो है वो है एक्सेलरेशन की। अब आप देखें, जब हमने इस चीज़ को, ये जो गाड़ी है या ये जो मास है, इसको हमने खींचा, ठीक है, तो क्या होगा अब आप देखिएगा ज़रा, इसको समझने की कोशिश करें। जब हम इसको छोड़ेंगे, ठीक है, तो ये मीन पोजीशन से इधर जाएगा। ठीक है, जब मीन पोजीशन से यहाँ से ये वापस इस तरफ आएगा तो ये आप समझ सकते हैं कि इसकी स्पीड या इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी। देखें, मैं एरो बनाता हूँ, यहाँ से
इधर तक गया, फिर जब वापस ये मीन पोजीशन पे आया इधर जाएगा, ठीक है, तो इसकी स्पीड जो है वो कम होती जाएगी। जब स्पीड या वेलोसिटी कम हो रही है तो होता है रिटार्डेशन या डेक्लेरेशन, और डेक्लेरेशन जो है वो इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होता है जब वेलोसिटी कम हो रही है। आपको याद होगा बुक में, ठीक है, आप बुक में ये चीज़ पढ़ चुके हैं, ठीक है, एक्सेलरेशन के बाब में, एक्सेलरेशन का टॉपिक में। इट मीन्स के डिस्प्लेसमेंट जिस तरफ हो रही है एक्सेलरेशन भी उतनी ज़्यादा होती जाएगी। जितनी डिस्प्लेसमेंट होती जाएगी एक्सेलरेशन उतनी ज़्यादा होती जाएगी, यानी स्पीड कम होती जाएगी। एक्सेलरेशन ज़्यादा हो रही है मीन्स वेलोसिटी कम हो रही है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन और ये है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मीन्स माइनस में कम हो रही है, तो ये होगी अपोजिट डायरेक्शन में। तो हमारी ये वाली इक्वेशन भी यहाँ पर साबित हो जाएगी, ठीक है। ये है सिंपल हार्मोनिक मोशन की असल टॉपिक, असल मकसद। तो आप ये याद रखें कि सिंपल हार्मोनिक मोशन वो मोशन है जिसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा होता है, हम किसी चीज़ को खींच रहे होते हैं तो उस पर एक फोर्स एक्सर्ट हो रही होती है जो उसको वापस मीन पोजीशन यानी रेस्ट पोजीशन जहां पर वो पहले था, ये पोजीशन, तो वो फोर्स उसको वापस लेकर आ रही होती है। तो वो फोर्स होती है उस डिस्प्लेसमेंट के नेगेटिव यानी अपोजिट डायरेक्शन में, और जितनी ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगी फोर्स उतना ज़्यादा होगी। ये चीज़ आ गई, ठीक है। और दूसरी ये कि जितनी ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगी उतने ज़्यादा एक्सेलरेशन होगी, बल्कि यूं कहें कि रिटार्डेशन होगी, मींस के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। अब हम आ जाते हैं बुक की तरफ। आई होप कि ये बहुत अच्छी तरह आपको समझ में आ गया होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, मेन बातें क्या हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में। इसमें और भी बहुत सारी बातें लिखी हैं, लेकिन ये अभी हमारे अंडर कंसिडरेशन नहीं है। जो असल समझने की बात थी वो हम समझ चुके हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं यहाँ सिंपल हार्मोनिक मोशन। एन ऑब्जेक्ट इन सच अ पीरियोडिक मोशन, एक पीरियोडिक मोशन है, ऑस्किलेट्स जो वाइब्रेट होता है, चलता है, अबाउट एन एक्लिब्रियम जो एक्लिब्रियम पोजीशन की तरफ आने की कोशिश करता है, ड्यू टू अ रिस्टोरिंग फोर्स। यही फोर्स जो है ये रिस्टोरिंग फोर्स है, ये इसको वापस मीन पोजीशन पे लाने की कोशिश कर रही है, इसलिए रिस्टोरिंग फोर्स कहला रही है। और अ रिस्टोरिंग टॉर्क भी हो सकता है। टॉर्क कैसे हो सकता है वो आगे हम देख लेंगे। सच फोर्स और टॉर्क विल रिटर्न द सिस्टम टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये इसको उस वापस पोजीशन में फोर्स लेकर आने की कोशिश करती है जिस पोजीशन में वो पहले थी, मीन पोजीशन, ठीक है। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन दैट इज डिफाइंड एज, अजी डेफिनेशन कर दी, व्हेन ऑब्जेक्ट ऑस्किलेट्स यानी वाइब्रेट्स अबाउट अ फिक्स पोजीशन पे वाइब्रेशन करती है, मोशन करती है, या मीन पोजीशन, इट्स एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू इट्स डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये बात मैंने आपको समझा दी। एक्सेलरेशन इसकी डिस्प्लेसमेंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है, ठीक है। अच्छा, फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, हमेशा मीन पोजीशन की तरफ जाएगी, ठीक है। ये मैंने बता दिया कि मीन पोजीशन से जब ये इधर जाएगा इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी तो एक्सेलरेशन का रुख मीन पोजीशन की तरफ होगा, फिर ये इधर जाएगी फिर और वेलोसिटी कम होती जाएगी तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होती जाएगी और इसका रुख इस तरफ होगा, ऑपोजिट, ठीक है, मीन पोजीशन की तरफ होगा। अच्छा जी, तो फिगर को हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे भी अगर हम फिगर को देखें तो इसकी मेन पोजीशन ये है, यहाँ हमने खींचा तो एक्सेलरेशन इस तरफ जाएगी, यहाँ फिर ये इस तरफ आएगी तो एक्सेलरेशन इस तरफ होगी मीन की तरफ, ठीक है। अच्छा जी, अब ये आ गया आपके पास मीन पोजीशन एज शोन, इट्स मोशन इज कॉल्ड SHM, ठीक है। ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू नेगेटिव x, मैंने बता दिया नेगेटिव क्यों आ रहा है। ए इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ के जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है, जो हर स्प्रिंग का अलग अलग होता है, वो आपको बताया जाएगा कहीं भी जब आप क्या नाम है अपना न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे, प्रॉब्लम्स वगैरह करेंगे, तो ये कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट वो चीज़ होती है जो चेंज नहीं होती, ठीक है। लेकिन ये कहना चाहिए कि वो किसी भी अंडर कंसिडरेशन जो कंडीशन होती है उसमें चेंज नहीं होती, वैसे चेंज हो सकती है, हर स्प्रिंग का कांस्टेंट अलग हो सकता है।
अच्छा, इसमें मैनी फिनोमिना जो है इसको जो है वो ओबे करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, अल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह जैसे गिटार वगैरह है, ठीक है। ब्रिजेस वगैरह में भी ये चीज़ इस्तेमाल होती है। एंड मॉलिक्यूलर मोशन, ब्रिज का जो है वो कहना चाहिए उसके जो वेट का जो है उसके ऊपर जो वेट आ रहा है, जो मास आ रहा है, जो वज़न आ रहा है, उसके जो कहना चाहिए उसके रिएक्शंस को कम करने के लिए जो है इसमें भी सिंपल हार्मोनिक मोशंस को यूज़ किया जाता है। ये एक लंबी बात है। एंड मॉलिक्यूलर मोशन में भी ये चीज़ इस्तेमाल होती है। अब हम आ जाते हैं सिंपल पेंडुलम की तरफ, ठीक है। सिंपल पेंडुलम जो है वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन को ओबे करता है, ठीक है। अच्छा, अब हम पहले इसको एक इससे समझ लेते हैं, ठीक है। सिंपल पेंडुलम जो है उसमें जो है, अच्छा यहाँ देख लें पहले, वन द बॉब ऑफ द पेंडुलम, बॉब ये है, ठीक है। पेंडुलम एक ऐसी चीज़ है जो एक बॉल है या एक वेट है, एक मास है, जो एक स्ट्रिंग, एक ऐसे थ्रेड से लटक रहा हो, के साथ लटक रहा हो जिसके अंदर खींचने की ताकत नहीं है, ठीक है। यानी ये यूं मूव नहीं करेगा, ऐसे ऐसे मूव नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, और यहाँ ये ऐसे बना हुआ है कि इसके साथ जो है इसकी कोई फ्रिक्शन नहीं है ऊपर की सरफेस के साथ, ठीक है। ये पेंडुलम है, तो ये यूं घूमता है ऐसे ऐसे, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, व्हेन द बॉब ऑफ द पेंडुलम इज डिस्प्लेस्ड एट अ स्मॉल एंगल, ये याद रखें, स्मॉल एंगल, अगर एंगल ज़्यादा होगा तो ये जो है ना, ये रस्सी को लेके खींच जाएगा। वो जब हम इसको ज़्यादा खींचेंगे तो रस्सी जो है ना वो इसको इस तरफ खींच लेगी, इसको नहीं खींचेगी बल्कि खुद वेट इस तरफ जाने लगेगा, ठीक है। तो इसका जो ये वाला एंगल है, मैं आपको समझाता हूँ, ये वाला जो एंगल है ये कम से कम होना चाहिए। आगे शायद इसमें लिखा भी है 15 डिग्री, ठीक है। तो 15 डिग्री बहुत कम है और बहुत से साइंटिस्ट तो ये कहते हैं, फिजिसिस्ट ये कहते हैं कि ये 10 डिग्री तक होना चाहिए, ठीक है। तो बहरहाल ये हो सकता है, ठीक है। तो स्मॉल एंगल टू एन एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। बॉब जो है आप उसको पुल करें, ये बॉब है, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है जहाँ तक हमने इसको खींचा है, ठीक है। अगर हम इसको पुल करें, ठीक है, तो क्या होता है, द फोर्सेस दैट एक्ट अपॉन इट आर एज गिवन इन द रीड, इस पे एक टेंशन आती है और एक वेट आता है, ठीक है। कैसे, यहां पे, ठीक है, टेंशन इधर आती है, ठीक है, जो इसको ऊपर की तरफ खींच रही होती है, और वेट इधर आता है, ये नीचे। ये याद रखें, वेट इस तरफ आ रहा होता है, इधर या इधर नहीं आ रहा होता, बिल्कुल सीधे नीचे की तरफ आ रहा होता है, ठीक है। तो वेट इसको नीचे की तरफ इस तरफ खींच रहा होता है और टेंशन इसको इस तरफ खींच रही होती है, ठीक है। अब आप देखें, इसको समझने की कोशिश करें। टेंशन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग, टेंशन जो है वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग है, और वेट जो है एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ठीक है। ये दो फोर्सेस जो हैं इसके ऊपर एक्ट कर रही होती हैं, ठीक है। टेंशन जो है वो इसको इस तरफ खींच रही होती है और वेट भी एक फोर्स है, इसको इस तरफ खींच रहा होता है, ठीक है। द वेट इज फर्दर रिजॉल्व इनटू इट्स कंपोनेंट्स mg sin थीटा एंड mg cos थीटा। ये क्या बात कही है उन्होंने, ठीक है। इसको समझने की कोशिश करें ताकि आपको यहाँ पर सिंपल पेंडुलम की जो है वो मोशन जो है वो समझ में आ सके। देखें, वेट जो है वो इस तरफ इसको खींच रहा होता है, ठीक है। तो वेट जो रिजॉल्व हो रहा है यहाँ पे, इसकी जो फोर्स है जो रिजॉल्व हो रही है वो दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व हो रही है, ठीक है। एक एक्स एक्सिस पे है और एक वाई एक्सिस पे, ठीक है। जो एक्स एक्सिस पे है वो कहलाता है mg cos थीटा, ठीक है। mg ये वेट ही है, ठीक है, और आगे इसके साथ जो है cos थीटा जो है इसके साथ लगाया गया है, ठीक है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे, और ये इस तरफ जो जा रहा है ये है mg sin थीटा। तो ये यूं कहें कि ये रिजॉल्व हो रहा है इस तरफ, एक ये इसको इस तरफ खींच रही है, लेकिन फिर ये इस तरफ खींच रहा है, ये और इस तरफ खींच रहा है, ठीक है। ये वाली जो फोर्स है ये इन दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व हो रही है।
अब क्या होता है, अब होता ये है असल में कि ये वाली जो फोर्स है mg, ये वाले जो कंपोनेंट है mg cos थीटा, इसको ये टेंशन जो है ये वो कर देती है, ठीक है, रिजॉल्व कर देती है, ठीक है, ख़त्म कर देती है। तो ये वाला कंपोनेंट जो है ये रह जाता है, ये वाला कंपोनेंट वेट का रह जाता है, जिसकी वजह से ये वापस अपनी मेन पोजीशन पे बॉब या ये बॉल आने की कोशिश करती है, ठीक है। फिर समझ लें ये जो वेट है, एक ये फोर्स लग रही है, एक ये फोर्स लग रही है। ये वेट चूंकि या रस्सी है तो स्ट्रिंग है, इसकी वजह से ये रिजॉल्व होता है इस कंपोनेंट में x जो mg cos थीटा है, और ये y कंपोनेंट में जो mg sin थीटा है, इधर डिवाइड, यूं कहें कि डिवाइड हो जाता है। तो जब ये वाली जो कंपोनेंट है ये ख़त्म हो जाता है या रिजॉल्व हो जाता है टेंशन की वजह से, और ये वाला कंपोनेंट रह जाता है जो इसको वापस मेन पोजीशन की तरफ ले जाने की कोशिश करता है। यानी यूं कहें कि इसकी वेट की जो बाकी फोर्स है वो इसको यूं इस तरफ मेन की तरफ ले जाने की कोशिश करती है, ठीक है। अब आप यहाँ देखें, let us think of an experiment to prove that a simple oscillating pendulum executes simple harmonic motion. Old-fashioned clocks, a pendulum restoring force is proportional to its displacement for minor displacements under 15 degrees. देखें 15 डिग्री बताया, डिस्प्लेसमेंट कम से कम होनी चाहिए। तो क्या बात कही, अ पेंडुलम्स रिस्टोरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट फॉर माइनर डिस्प्लेसमेंट्स अंडर 15 डिग्रीज, ठीक है। इसकी जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो प्रोपोर्शनल हो रही है उसकी डिस्प्लेसमेंट से। देखें, जितनी ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगी लेकिन हो कम से कम एंगल के, इतना एंगल ना हो कि ये रस्सी खींच के मोड़ने लगे, ठीक है, तो उतनी ज़्यादा इसकी जो फोर्स है जो इसको वापस इस तरफ लाने की कोशिश करेगी वो यहाँ पर पैदा होगी। इट मीन्स कि डिस्प्लेसमेंट हो रही है इधर और फोर्स जा रही है इधर, ठीक है। ये अलग बात है कि ये यहाँ कंपोनेंट्स में डिवाइड हो रही है, लेकिन ऐसा हो रहा है जो इसको वापस इस मीन पोजीशन पे लाने की कोशिश कर रही है। और वही फेनोमिना हमारे पास यहाँ आ रहा है कि फोर्स जो है उतनी ज़्यादा होगी जितनी ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगी, और फोर्स होगी नेगेटिव यानी ऑपोजिट डायरेक्शन की तरफ डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है। अच्छा जी, आगे कहते हैं सिंपल पॉइंट, पेंडुलम हैज सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। A simple pendulum consists of a small metallic bob of mass m, इसका मास m होता है, सस्पेंडिंग, ये तो पूरा मैंने बता दिया आपको, सस्पेंडेड फ्रॉम अ लाइट इन एक्सटेंसिबल, ये खींचनी नहीं चाहिए स्ट्रिंग, स्ट्रिंग ऑफ लेंथ, इसकी लेंथ जो है l है, ठीक है। अच्छा, एट द मीन पोजीशन 0, ठीक है, एट द मीन पोजीशन O a pendulum is in its equilibrium position, ठीक है, इक्विलिब्रियम में है, इस पर कोई फोर्स एग्जिस्ट, यानी ये के रेस्ट पोजीशन पे। इफ नो एक्सटर्नल फोर्स वर अप्लाइड द बॉब ऑफ अ पेंडुलम वुड नेचुरली सेटल, यहीं पर रहेगा अगर कोई फोर्स अप्लाई नहीं की जाएगी। द कर्व पाथ S इज द डिस्टेंस द बॉब ऑफ अ पेंडुलम ट्रेवल्स, ये ठीक है। अच्छा, उसके बाद द वेट mg consist of components mg cos theta along the string, ठीक है, ये इधर रिजॉल्व हो रहा है mg cos theta along the string, ये देखें इसी के साथ साथ यहाँ जैसे मैंने इस पे बताया ये जा रहा है, ये ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। और एंड mg sin theta perpendicular to the arc, ठीक है, ये इस आर्क के परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर मींस कि इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। अच्छा, फॉर ईच गिवन स्ट्रिंग द कंपोनेंट mg cos परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग इज एग्जैक्टली कैंसल्ड बाय टेंशन, ये जो है ये वाली फोर्स जो है, ये वाला कंपोनेंट जो है, ये इस फोर्स से जो यहाँ पे टेंशन आ रही है उससे कैंसल हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है। By the tension in the string, the resulting net force which is directed back towards the equilibrium point is tangential to the arc and equals mg sin theta, ठीक है। तो यहाँ जो हमारे पास जो फोर्स है
वो mg sin थीटा के कंपोनेंट के तौर पर आती है जो इसको वापस इक्विलिब्रियम की तरफ लेकर आती है, ठीक है। सिंपल पेंडुलम पीरियड इज अफेक्टेड बाय लेंथ एंड ग्रेविटी। अच्छा, ये याद रखें कि सिंपल पेंडुलम का जो पीरियड है, इसका जो टाइम पीरियड है मूवमेंट का, ये अफेक्ट होता है लेंथ से, इस लेंथ से, ठीक है, और ग्रेविटी से, ठीक है, ग्रेविटी एक्सेलरेशन से, ठीक है, एक्सेलरेशन जो ग्रेविटी की वजह से आती है। ये दो चीजें जो हैं वो इसको अफेक्ट करती हैं। मास और एम्पलीट्यूड इसको अफेक्ट नहीं करता, उस मामले में ये इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। यानी यूं कहें, समझ लें कि सिंपल पेंडुलम का जो पीरियड है वो डिपेंड करता है लेंथ और ग्रेविटी पे, ग्रेविटी एक्सेलरेशन पे, ठीक है। अच्छा, आगे इन्होंने इसकी इक्वेशन बता दी। फॉर द सिंपल पेंडुलम एग्जीक्यूटिंग SHM, ऐसा पेंडुलम जो सिंपल हार्मोनिक मोशन रखता है, यानी कि बहुत आगे नहीं चला जाता है, स्ट्रिंग मुड़ नहीं जाती। वी हैव द फॉलोइंग फार्मूला फॉर इट्स पीरियड। उसका जो टाइम पीरियड है उसके लिए हमारे पास ये फार्मूला है 2 पाई अपॉन √1/g होल, ठीक है। The formula shows that the time period t of a simple pendulum depends upon its length, लेंथ पर जो है वो डिपेंड करता है, और सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। द पीरियड ऑफ पेंडुलम इज डिपेंडेंट, वही बात आगे जो ऊपर। आई थिंक, आई होप कि आपको ये टॉपिक भी बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब लास्ट टॉपिक है हमारा यहाँ का, और इसके बाद जो है वो आपके वर्क एग्जाम्पल्स हैं, तो वो इंशाल्लाह वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में सब जितनी भी वर्क्स एग्जामिनेशन, आई थिंक ऑलमोस्ट 4 हैं, वो हम इंशाल्लाह सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब आप बॉल एंड बॉल सिस्टम, एक बॉल है जो एक प्याले के अंदर है, ठीक है, या ये रेस्ट की पोजीशन पे जब हम इसको ऊपर की तरफ खींचते हैं तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ तक जाती है, तो इस पर एक फोर्स एक्सर्ट हो रही होती है जो इसको वापस इस पोजीशन पे लाने की कोशिश करती है, जिसको हमने पकड़ के रोका होता है। जैसे ही हम छोड़ते हैं वो फोर्स इसको वापस लेकर आती है, ठीक है। फिर ये यहां से इस तरफ इधर जाता है, फिर वापस इस तरफ आता है। तो होता यही है कि इधर डिस्प्लेसमेंट होती है, फोर्स इसको इस तरफ लेकर आती है, ठीक है। जब ये इस मीन पोजीशन से ऊपर की तरफ जाता है, स्पीड कम से कम होती जाती है, वेलोसिटी कम से कम होती जाती है, तो वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट इस साइड हो रही होती है, और रिटार्डेशन चूंकि वेलोसिटी कम हो रही है इस तरफ अपोजिट हो रही होती है। तो वही सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है जो इससे पहले होता रहा है, ठीक है। आई थिंक ये भी आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया, लेकिन यहाँ एक नई चीज़ इन्होंने कही जो हमें समझना ज़रूरी है, जो पेंडुलम में भी है, लेकिन वहाँ आई थिंक इन्होंने जिक्र नहीं किया। एट पोजीशन O द बॉल गेट्स मैक्सिमम स्पीड। इस पोजीशन पर बॉल हमेशा यहाँ से आए या यहाँ से आए, यहाँ पर मैक्सिमम स्पीड ले लेती है, यानी इसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो कहाँ गया, एंड ड्यू टू इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया यहाँ चलता है। इनर्शिया का लॉ क्या है, या आप कहें कि फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन क्या है, ठीक है। तो वो ये है कि व्हेन अ बॉडी is in the state of motion, it will be in a state of motion unless and until a force is exerted on it, and it will be in a state of rest if it is in a state of rest unless and until an external force is applied on it। यानी इसको उर्दू में यूं समझें कि एक बॉडी रेस्ट की पोजीशन पे है तो वो हमेशा रेस्ट की पोजीशन पे ही रहेगी जब तक उस पर कोई फोर्स उसको हिलने के लिए मजबूर ना करे, और अगर कोई चीज़ मोशन की मूवमेंट में है तो वो मूवमेंट की स्टेट पर ही रहेगी जब तक उस पर कोई फोर्स एक्सर्ट ना हो उसको रोकने के लिए। तो यहाँ पर चूंकि इसकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है तो ये आगे की तरफ निकल जाती है, मेन पोजीशन पर रुकती नहीं है। ये बस यहाँ पर इनर्शिया की बात है, लेकिन आगे जाते जाते इसकी वेलोसिटी मज़ीद कम होती है उस एक्सेलरेशन, उस फोर्स की वजह से, रिजॉल्विंग फोर्स की वजह से जो उस पर आ रही होती है। तो आई थिंक इंशाल्लाह ये तीनों टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, दूसरों से शेयर करें, और आइंदा आने वाले लेसन्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैट्रिक क्लास फ़िज़िक्स के लिए बहुत अच्छे लेसन्स इंशाल्लाह आने वाले हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।